गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की पुस्तक संचयन का चैप्टर 3 दिए जल उठे पढ़ने जा रहे हैं। बेटा दिए जल उठे जो चैप्टर है इसका जो बड़ा लेंथी है, तो इसके लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आपको एक वीडियो मैं अब भेज रही हूँ, एक वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीक भेजूंगी। ओके बेटा। तो इसके जो लेखक हैं वो मधुकर उपाध्याय जी हैं। ठीक है बेटा। पहले हम मधुकर उपाध्याय जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमें लेखक के बारे में भी पता होना चाहिए। मधुकर उपाध्याय तत्कालीन हिंदी साहित्य जगत के एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में पूरी हुई। अवध विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उपाध्याय जी ने पत्रकारिता से स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया। हालांकि विशेष तौर से इतिहास के ब्रिटिश शासनकाल में उनकी विशेष दिलचस्पी है। इसी लगाव की वजह से कालांतर में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया दांडी मार्च की उन्होंने पुनरावृत्ति की है, यानी इसको दोहराया है। उपाध्याय जी ने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सर्जन किया है, यानी उन्होंने रचनाएं रची हैं। कुल मिलाकर 3 अंग्रेजी में तथा 12 हिंदी में इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य सर्जन के साथ साथ कार्टून विधा और रेखांकन से भी इनका लगाव है। मधुकर उपाध्याय जी की प्रमुख कृतियां हैं, यानी जो रचनाएं हैं, 50 दिन, किस्सा, पांडे, सीताराम, सूबेदार आदि हैं। सीताराम सूबेदार, किस्सा पांडे, सीताराम सूबेदार ये एक ही है, यानी मेन रूप से 50 दिन और किस्सा पांडे, सीताराम सूबेदार आदि इसकी ये रचनाएं हैं। ठीक है बेटा। तो मैं बेटा आपको दिए जल उठे पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको पाठ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो पाठ है किससे संबंधित है और ये क्या है। बेटा एक तरह से ये जो है दिए जल उठे एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बेटा? जो घटना पहले घटित हुई है और ये जो मधुकर उपाध्याय जी उस समय के एक तरह से उस समय वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें वो घटना याद आई, तो उसको याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। यानी कि पहले घटी हुई घटना को याद करके उसको दोबारा से लिखना और लोगों को अवगत कराना संस्मरण कहलाता है। तो बेटा ये दिए जल उठे जो है, जो लेख है, यहाँ पर एक संस्मरण है। इसमें बेटा क्या कहा गया है, किस समय का वर्णन किया गया है कि हमारा देश गुलाम था और उसको आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे नेताओं ने बड़े ही जोर शोर से अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनके साथ किसी ने लड़ाई से, किसी ने प्यार से, एक तरह से उन्हें झुकाने की कोशिश की। उनमें से गांधी जी एक ऐसे थे जो प्यार से उनको झुकाना चाहते थे। वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर गांधी जी के दांडी यात्रा का वर्णन किया गया है। दांडी यात्रा बेटा कौन सी थी? आपने ऐसे में पढ़ा होगा। दांडी यात्रा वो थी कि भाई अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। नमक, अब बेटा नमक जो दैनिक यूज की वस्तु है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो अंग्रेजों ने इसको बड़ा इस पर टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने सोचा कि भारत देश ऐसे तो भाई हम इतनी महंगाई हो गई, क्योंकि जो नमक है उतना महंगा कर दिया गया, भारतीयों के लिए वो खरीदना भी मुश्किल हो गया। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि वो खुद नमक बनाएंगे। तो नमक बनाने के लिए उन्होंने साबरमती से जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें। और उस समय जो उसके साथ जो घटनाएं घटित हुई, क्या क्या मुसीबतें आई, कैसे वो वहां पहुंचे, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो दिए जल उठे जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक संस्मरण है। इस पाठ का यह भाग महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पद चिन्ह नामक रचना से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने 19 मार्च 1930 के दिन घटित घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें रास एक जगह का नाम है बेटा। रास नामक स्थान पर वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा का सजीव चित्रण हुआ है। यहाँ पर बेटा घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महिसागर नदी पार कराने के लिए लोगों ने क्या क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन इस पाठ में दिया गया है। वास्तव में पाठ का यह भाग उस समय की
घटना को जीवंत कर देता है। यानी उस घटना, ऐसा लगता है कि वो घटना जो है अभी हमारे सामने घटित हो रही है। ठीक है बेटा, अभी हम पाठ पढ़ेंगे। दिए जल उठे। यहाँ पर बेटा दिए जल उठे पाठ का नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जब गांधी जी आधी रात के समय नदी को पार कर रहे थे तो उस समय वहाँ पर घोर अंधेरा था, लेकिन वहाँ नदी के दोनों किनारों की जो आम जनता थी वो अपने हाथों में दिए लेकर के उनको नदी पार करने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए अपने हाथों में दिए लेकर आ खड़े हुए थे। और पूरा जो वहाँ जो रात्रि थी वो दिन में बदल गई थी, अर्थात क्योंकि वहाँ काफी संख्या में लोग अपने दिए जो है हाथों में लेकर के आ गए थे, इसलिए भी इस पाठ का नाम दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद, रास बेटा बताया था जगह का नाम है। रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। कौन सा दृश्य बेटा? दांडी कूच यानी दांडी यात्रा का। नमक बनाने के लिए गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी वो देखा था, यानी कि जो ये 1930 की घटना है, इसलिए जो अब यहाँ पर लेखक जी कह रहे हैं कि इस बूढ़े बरगद ने, यानी ये बरगद का जो पेड़ है इतना पुराना है कि इसने भी वो दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। बेटा दांडी यात्रा में वल्लभ भाई पटेल भी थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उस समय गांधी जी के साथ वो भी यात्रा के लिए जाना चाहते थे, तो उसके लिए वो उसके सिलसिले में वो दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, क्योंकि बेटा भाषण इसलिए नहीं देना था क्योंकि अंग्रेजों ने भाषण वगैरह देने पर रोक लगा रखी थी। अगर कोई भी नेता भाषण दे करके आम जनता को कोई भी संदेश देता है तो उसके लिए वो मानते थे कि वो जनता को भड़का रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों ने भाषण वगैरह पर, मीटिंग वगैरह करने पर रोक लगा रखी थी। तो ये कहते वो भाषण नहीं देने वाले थे, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, यानी कि आम जनता ने उसे कहा कि भाई आप कुछ बातें तो हमें कहो, लेकिन उन्होंने वो इसलिए पटेल जी ने 2 बातें कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह मतलब देश के आजादी के लिए प्रयत्न करने के लिए, सत्य के आग्रह के लिए, अर्थात अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए आप तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि निषेधाज्ञा यानी कि मनाही करना किसी काम को, क्योंकि बेटा उन्होंने मनाही कर तो रखी थी, लेकिन तुरंत उसी समय उन्होंने कानून बना दिया कि किसी को भी भाषण वगैरह नहीं देना, और फिर भी वो भाषण देने लग गए, तो उसी टाइम उन्होंने नियम पास कर दिया और उसको पकड़ भी लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। यानी कि यहाँ पर एक तरह से जो ये कलेक्टर थे इसको वल्लभ भाई पटेल ने एक बार भगा दिया था, तो उसने बदला लेने के लिए भी ये नियम लागू किया और उसको पकड़ने के आदेश भी दे दिए। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। बोरसद भी एक जगह का नाम है, की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने भाषण दिया था। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दी। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सजा देने के लिए जो मजिस्ट्रेट था उसे कितना टाइम लगा। बेटा ये है कि 8 लाइन में उसने फैसला लिखना था, उसको भी लिखने में उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था वो कौन सी उस पर धारा लगाए, कैसे उसको सजा दे। तो उसने 8 लाइन का जो है फैसला लिखने में 1.5 घंटा लगा दिया। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया, यानी 3 महीने उन्हें साबरमती जेल में रहना था। साबरमती जगह का नाम है बेटा, वहीं पर गांधी जी का आश्रम था। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई, यानी गांधी जी को बता दिया गया। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध हुए, यानी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि यह दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, यानी कि उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी तो दांडी यात्रा में शामिल होना था ना,
तो वो तो कैद हो गए, उन्हें गिरफ्तारी हो गई 3 महीने की। तो वो कहते हैं हो सकता है कि दांडी यात्रा की जो तारीख फिक्स की थी वो बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, यानी कि वो पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा तारीख ही बदल देंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उनको दांडी यात्रा करने से रोक रहे थे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल आ रहे थे। जब वो उन्हें 2 बातें बोलने के लिए कैद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, तो यात्रा में तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कोई एक अकेले गांधी जी या वल्लभ भाई पटेल थोड़ी ना जाने थे, वहां तो बहुत लोगों की भीड़ जानी थी। तो ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो ये जो सारा करना था उन्हें चोरी छुपे ही करना था। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद में से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि सभी इंतजार कर रहे थे कि बोरसद से साबरमती आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि वो वल्लभ भाई पटेल से मिलना चाहते थे। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। यानी कि आश्रम के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि हम सड़क के दोनों तरफ खड़े हो जाएं और हो सकता है गाड़ी में से पटेल जी के दर्शन हो जाएं। उन्हें ये तो लग ही नहीं रहा था कि सरदार पटेल की जो गाड़ी है जिसमें वो बंद थे वो यहाँ रुक जाएगी, लेकिन वो रुक गई। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। यानी कि अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये रोब ही था उनका कि अंग्रेज पुलिस को भी उनकी मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी और पटेल कहाँ मिले? सड़क पर मिले। एक संक्षिप्त यानी छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। उनका ऐसा कहने का मतलब ये था गांधी जी से कि और आश्रम वासियों से कि मैं तो एक छोटे से भाषण के लिए कैद कर लिया गया हूँ, गिरफ्तार कर लिया गया हूँ, और जो है आप दांडी यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको तो पकड़ना, आपको तो लोग गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो अब चला, अब तुम्हारी बारी है, यानी कि तुम्हारी गिरफ्तारी की बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी कि दंगे फसाद यानी जो भी कुछ हलचल हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना यानी आलोचना की गई। यानी कि बगैर केस चलाए उनको कैसे जेल भेज दिया गया। प्रस्ताव पारित यानी पास नहीं हो सका, क्योंकि पास करने वाले कौन थे? अंग्रेज लोग ही थे, वो कौन से मानने वाले थे। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है, उदाहरण पेश कर रही है जिसमें के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी कि गांधी वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करना स्वतंत्रता के खिलाफ था। तो सरकार ऐसी उदाहरण जो पेश कर रही है, ऐसे ऐसे कार्य जो कर रही है जो उनके लिए गंभीर परिणाम यानी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता को भड़का सकते हैं। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। बेटा, इनको राज से अपनी जो है यात्रा शुरू करनी थी, दांडी यात्रा। तो वल्लभ भाई पटेल जब वहां पहुंचे तो भाषण दे रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब गांधी जी भी वहां पहुंचे रात में तो उस समय भी वो कानून वहां पर लागू था, यानी कि ना तो वो सभा कर सकते थे ना ही वो भाषण दे सकते थे। तो कानून उस समय भी वहां था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जिसके तहत यानी कि वही भाषण देने के वही कानून अब भी लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास सेठ जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। तो बेटा, यहाँ पर अब्बास सेठ जी एक पुलिस का आदमी था और वो सोच रहा था कि गांधी जी वहां जाएंगे और जरूर जनसभा करेंगे, तो उनको पकड़ने के लिए और पकड़ करके उस गांधी जी को गिरफ्तार करके बाद जो यात्रा शुरू होगी, जो कूच होगी, वो उसकी अगुवाई कर सके। इसलिए वो वहां पर पहले ही गांधी जी को पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे कि वो भाषण देंगे, मैं उनको पकड़ूंगा। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा।
लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी, यानी कि उनको पकड़ने के लिए लोग तैयार थे। रात में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, यानी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। बेटा अभी आपको पता होना चाहिए दरबार समुदाय कौन सा था। बेटा दरबार समुदाय वो था जो वो लोग थे जो अब राजशाही थे, यानी कि महलों में रहने वाले थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वे झुग्गी झोपड़ियों में और गरीब लोगों के बीच मेहनत करने के लिए तैयार हो गए थे। अर्थात वो गरीब लोगों की तरह रहते थे झोपड़पट्टियों में और देश की आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे। तो ये दरबार समुदाय के लोग थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे, यानी दोनों दरबार समुदाय के लोग थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया है। दरबारों का एग्जाम्पल देते थे वो दरबार समुदाय के लोगों का कि वो देखो वो अपनी शानों शौकत छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है, यानी कि वो रास में रह रहे हैं दरबार के लोग, क्योंकि अपना जो घर छोड़ करके अपनी शानों शौकत छोड़ करके कुछ लेकिन उनका जो मेन जगह है वो कनकापुरा और देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, यानी कि बड़ी ही बड़ी रियासतों के राजा होते थे। उनकी साहबी थी, ऐसो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, यानी कि उन लोगों का एग्जाम्पल देते थे कि देश की आज़ादी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, इनसे सीखो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे, यानी जवाहरलाल नेहरू भी इस बैठक से पहले मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, किसको? गांधी जी को, जिसके जवाब में गांधी ने रात में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने वापस अपना मैसेज भिजवाया कि जनसभा यानी लोगों की सभा होने से पहले उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि उन तक पहुंचना कठिन है, यानी कि जो उन्हें समय नहीं है और वो यात्रा पर निकल चुके हैं। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को कि तुम्हें पूरी एक रात जागनी पड़ेगी। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। यानी कि कहते हैं कि पूरी रात जाग करके तुम्हें मेरे पास पहुंचना होगा और जहाँ मैं होऊंगा वहां पर मेरे संदेशवाहक आपको ले आएंगे। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो, यानी कि एक तरह से इस कठिन घड़ी में आप मुझसे मिलना चाह रहे हो। क्या बात है। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों की कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें उसके लिए नदी भी पार करनी पड़ेगी मछुआरों के कंधों पर बैठ करके। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता, यानी कि मैं जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा भी आराम अपने आप को नहीं दे सकता। प्रयाण यहाँ पर बेटा यात्रा के लिए कहा गया है कि इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिलना चाहते हो और मैं इस यात्रा के दौरान बिल्कुल भी आराम नहीं चाहता, यानी कि मैं यात्रा अपनी पूरी करना चाहता हूँ हर तरह से। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हो जाने के कारण जो आम जनता थी वो एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी यानी पुराने मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी यानी कि पुश्तैनी जो लोग थे, मुखिया थे, पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई ये सभी अनेक तरह से अपना इस्तीफा अपना नौकरी से जहां वो करते थे अंग्रेजों को अपना इस्तीफा दे दिया ताकि वो पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांधी ने दांडी को शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, यानी कि जहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व है, जहां अंग्रेज राज करते हैं मेन रूप से, उनके वहां से ही अपनी यात्रा को
वहीं से निकालेंगे, भूभाग से, भूमि के टुकड़े से निकालेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। यानी कि यात्रा का जो उन्होंने कार्यक्रम बना रखा था कि इस समय वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वो कार्यक्रम अगर ये बीच में रियासत में से शॉर्टकट नहीं लेते तो उन्हें उसके लिए लंबा टाइम लग जाता। इसलिए उन्हें, वैसे तो उन्होंने राजघरानों के इलाकों से निकलना के लिए उन्होंने मना कर दिया था जो रियासत थी वहां से, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते को छोटा करने के लिए बड़ौदा रियासत से वहां से गुजरना पड़ा। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। यानी गांधी जी को धर्मशाला में रोक दिया और उन्हें, वो सभी जो इसके साथ थे वो तंबुओं में रुके। तंबू पता है बेटा, टेंट वगैरह, कपड़े का टेंट लगा करके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। यानी गांधी की सभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे, जो कि रास में कुल ही जनसंख्या जो आबादी है वो 3000 थी। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपनी निजी यानी तुच्छ छोटी स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि वो जो भारतीय अंग्रेजों के साथ खड़े हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट उन्हें मिली हुई हैं, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, नौकरी जो अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे, यानी कि आम जनता को दुखी करने के लिए कब तक योगदान देते रहेंगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी, यानी कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, ये अच्छी बात है। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, यानी कि मैं जनसभा जरूर करूंगा। जनसभा के लोगों को संबोधित किया और ये साथ ही कह रहे कि मैं चाहूंगा कि अंग्रेज मुझे गिरफ्तार कर लें। अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। बेटा आज यही बता रहे हैं कि गांधी जी यही कह रहे हैं कि क्या होगा, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो 3 महीने की सजा दे देंगे। इससे अंग्रेज कुछ तो लज्जित होंगे, कुछ तो उन्हें शर्म आएगी। लेकिन मेन रूप से क्या होता है, राजद्रोही को तो काला पानी, देश से निकाल देना या फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मैं ये सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है बेटा, ये तो सिर्फ 3 महीने की ही सजा देंगे गिरफ्तारी की, लेकिन मैं तो इस राजद्रोह के लिए, यानी कि जो राज्य पर इन्होंने अधिकार कर रखा अंग्रेजों के विद्रोह के लिए, मैं काला पानी, देश निकाला, यहाँ तक कि फांसी की सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। आज बेटा इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। बेटा इस पाठ को आपने अच्छे से पूरा ध्यान से पढ़ना है ताकि अगली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन आंसर मैंने अभी इसी वीडियो में, इसी PDF में भेज दिए गए हैं, कोई नहीं, उनको याद करना और लिख लेना। धन्यवाद।